व्हाट इज मनी। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, 1.3 क्वाड्रिलियन। आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी ज़ुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। $15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगीं। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर बार्टर सिस्टम की परेशानियां तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए
दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके ज़रिए ट्रेड करने पर राज़ी था। जैसे गायें, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टोबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, व्हेल टीथ, अल्कोहल, काउरी शेल्स, और यहाँ तक के इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी। और यैप आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वज़न 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहाँ रख दिया, ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं। (600 BC) आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे। यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी, जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हों तो पता नहीं चलता, पर अगर ये ज़्यादा हों तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BC ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग ज़ोरों शोर से चल रही थी, और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज़ में जगह भी ज़्यादा लेते थे, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज़्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, पर कोई बदलना नहीं चाहता। और यही हुआ पेपर मनी के साथ। (1279) मंगोलियन चाइना का शहंशाह और जंगीज़ खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी कि छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता था।
पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगीं। – 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था, ये अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज़ है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है। पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना।
और ज़्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही कम। पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज़ जिसकी इस तेज़ी से बदलती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। और 1980s में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की ज़रूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। और इसी चीज़ से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस उतना ही ज़्यादा क्राइम, और जितना ज़्यादा क्राइम उतना ही ज़्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1। और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000, पाकिस्तानी 1,05,00,000 और इंडियन 45 लाख रुपए। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हज़ारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नज़र ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं,
और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स? आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो चीज़ जिसकी